हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी में हिंदी पद्य साहित्य का विकास देखेंगे। और इसमें कैसे कैसे हिंदी पद्य साहित्य जो है उसका कैसे काल विभाजन होता है, कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, और जो हमारा आदि काल है उसके हम प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके प्रमुख कवि कौन से हैं और उस युग की कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको आज हम देखेंगे। तो आइए हिंदी पद्य साहित्य का विकास देखते हैं। हिंदी जो है उसके दो पार्ट मान लीजिए, जैसे एक गद्य है एक पद्य है। तो गद्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, गद्य को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने करवा दिए थे। और अब हम पद्य में देखेंगे। पद्य जो है ये कि काव्य के रूप में होता है, कविता के रूप में होता है, जिसको हम गा सकें, या जो गेय पद गीत के रूप में होते हैं उसी को पद्य रचना कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले काल विभाजन देखेंगे। आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, बाकी फालतू की चीज़ों को हमने सिलेबस से बाहर रखा है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा काल विभाजन है। कभी कभी काल विभाजन से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई काल दे देगा, उसकी समय सीमा पूछ ली जाएगी, तो आप ध्यान रखना। जैसे आदि काल है, आदि काल जो है इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल है। इसकी जो समय सीमा है 1000 इससे 1350 ईस्वी तक है। आदि काल नाम जो दिया गया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया, और वीरगाथा काल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। दोनों याद रखना, कभी कभी हो सकता है पूछ ले। वैसे ये लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन है कि पूछ भी सकता है। तो याद रखना, वीरगाथा काल किसने नाम दिया था? रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, आज काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो आप ध्यान रखना किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसकी समय सीमा क्या है? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल नाम जो दिया था रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो इसकी समय सीमा क्या है? भक्ति काल जो है 1350 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल जो है नाम ये भी रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। उत्तर मध्यकाल इसी को कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब ये 1650 से 1850 ईस्वी तक चलता है। हमारा रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक चलता है, यानी भारतेंदु के जन्म तक। उसके बाद आधुनिक काल माना जाता है 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल जो है वो भारतेंदु के जन्म से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, जो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, उनके जन्म से हमारा आधुनिक काल की शुरुआत होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक काल या आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? आधुनिक जो हमारी हिंदी है उसके जन्मदाता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसीलिए 1850 से आधुनिक काल नाम हिंदी साहित्य को, पद्य साहित्य को दिया जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। गद्य काल क्यों कहा? क्योंकि आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य की कई सारी विधाओं का जन्म हो जाता है। कई सारी विधाएं जो हिंदी की हैं वो लिखनी शुरू हो जाती हैं, उनकी रचना प्रारंभ हो जाती है। जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी साहित्य में नवीन विधा के रूप में थी, वो सारी चीज़ें यहाँ इस साहित्य में वो लिखी जानी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसको आधुनिक काल कहा जाता है। फिर आधुनिक काल को भी और आगे कई सारे भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। भारतीय युग जैसे हो गया, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह से बहुत सारे पार्टों में बांट करके आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी तक आप इतना मान लीजिए कि हमारे जो साहित्य इतिहासकार हैं उन सब ने 4 भागों में ही हमारे हिंदी साहित्य जो है, जो हिंदी पद्य साहित्य है, उसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। बाद में और पार्ट इसके किए गए आधुनिक काल के। तो अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल जो है ये हमारी हिंदी का शुरुआती काल है, प्रारंभिक काल है। यहाँ से हिंदी जो है उसकी शुरुआत होती है, हिंदी की प्रारंभिक रचनाएं यहाँ से शुरू होती हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख रचनाएं। जैसे कुमार रासो जो है वो दलपत विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की, कौन
हम्म? हमीर रासो जो है वो सारंगधर की रचना है। अब देखो जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कई बार प्रश्न पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये ध्यान रखना हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके जो रचयिता हैं या जो इसके कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं, और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। जो महाकाव्य होता है वो हिंदी पद्य में यानी हिंदी काव्य में सबसे बड़ी रचना मानी जाती है। ये कई सारे सर्गों में विभाजित होती है, मिनिमम 6 सर्ग इस रचना में होने चाहिए, यानी 6 खंड। ये किसी महान पुरुष के जन्म से लेकर के मृत्यु तक या उसके संपूर्ण जीवन के बारे में काव्य के रूप में लिखी हुई रचना होती है। हिंदी पद्य जो है उसमें सबसे बड़ी विधा जो है वो महाकाव्य है। उसके बाद हमीर रासो सारंगधर की रचना है। अब इधर आ जाते हैं विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सिंह की रचना है। उसके बाद परमाल रासो, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से परमाल रासो जो है इम्पोर्टेंट मान के चलो आप। इसको दूसरा नाम जो है आलाखंड, आलाखंड के नाम से भी पूछ ली जाती है। इसके जो कवि हैं वो जगनिक है और ये वीर रस का काव्य है, ये ध्यान रखना। फिर है अगली रचना बीसल देव रासो नरपतनाल, कवि का नाम है नरपतनाल। फिर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जो हैं इसके कवि हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि जो है इसके कवि रचयिता हैं। अब संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की है। उसके बाद हमारे एक और कवि आते हैं जिनका नाम है विद्यापति। वैसे तो ये मैथिली के कवि हैं लेकिन ये भी आदिकाल के कवि हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इनके ऊपर चर्चा करेंगे। कीर्तिलता जो है और कीर्ति पताका, 2 रचनाएं जो हैं वो विद्यापति की है। अब विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल ना, तो मैथिल का कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अब देखिए ये सारी जो रचनाएं हैं ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, कभी कभी प्रवृत्तियां पूछ लिया जाता है कि कौन इस जो आदिकाल है इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थी, या ये पूछ लेगा कि आदिकाल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति ध्यान रखना जो उस काव्य में दिखाई दे वही प्रवृत्ति है। जैसे अब हम जानते हैं कि जो आदिकाल है उस समय सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव मतलब जितने भी राजा थे वो सामूहिक रूप से किसी एक देश को अपना राष्ट्र नहीं मानते थे। अब उनके बीच किसी एक देश को लेकर के राष्ट्रीय भावना जन्म नहीं ली थी। सभी अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को ही अपना राज्य समझते थे। तो जो प्रमुख विशेषता है उसमें पहला है हमारा सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव। इस काव्य में यानी आजकल के जितने भी काव्य हैं उसमें सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन। इस काव्य में जितने भी आदिकाल के काव्य मिलेंगे उसमें जो युद्ध हैं उनका सजीव और सुंदर वर्णन कवियों ने किया हुआ है। वह अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे, उनके युद्ध कौशल को देखते थे और उस युद्ध कौशल के अनुसार उनके युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। जैसे आप पृथ्वीराज रासो है, इधर आपका आलाखंड है, ये सब युद्ध से संबंधित वीर रस की रचनाएं हैं। उसके बाद है तीसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें जो भी कवि जिस राजा के यहाँ रहता था उस राजा की प्रशंसा करना नहीं भूलता था, उसकी प्रशंसा अपने काव्य में अवश्य करता था। उसके बाद है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में यानी जो आदिकाल है उस काल में सिर्फ 2 तरह की ही रचनाएं देखने को आपको मिलती हैं। एक तो वीरता की यानी वीर रस प्रधान युद्धों का वर्णन, उसके बाद दूसरी है श्रृंगारिक रचनाएं, प्रेम की रचनाएं। जो प्रेम प्रसंग होते थे राजाओं के रानियों के साथ वो सब देखने को आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए अब आगे हम कल पढ़ेंगे भक्ति काल। आदिकाल आज हमारा समाप्त होता है। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसकी समय सीमा ध्यान रखनी है 1000 से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं अब हम आगे कल भक्ति काल पे चर्चा करेंगे।